गुरुजी से हम लोग का संपर्क हुआ था करीब 1988 में। उस समय मैं जलंधर में पोस्टेड था एज इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर। एक ब्रिगेडियर साहब के यहाँ गुरुजी आए थे। ब्रिगेडियर साहब हम लोग को जानते थे। उन्होंने कहा कि सिंह साहब आप भी आइए, गुरुजी की सत्संग आपको अच्छी लगेगी। तो वो पहली बात था जब मैं गुरुजी से मिला था जलंधर में 88 के शुरू में। तो उसके पहले भी मैं ये बता दूं कि मतलब सर्विस में या यूं कहिए कि होश आने के बाद से बराबर ये मन में इच्छा बनी थी कि कोई ऐसे धर्म गुरु से मेरा संपर्क होना चाहिए जो जीवन में मेरा दिशा निर्देश कर सके, मुझे रास्ता दिखा सके और मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा दे सके। हमेशा इस तरह की एक मन में अंदर से इच्छा थी और इसी इच्छा के मुताबिक कई लोग मुझसे मिलते रहे। पर यह रहा कि वो लोग मेरे रडार पे आए, फिर रडार स्क्रीन से ड्रॉप कर गए क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें मुझे गहराई नहीं लगी। गुरुजी से जब मिला तो गुरुजी से ही मैं जुड़ा और जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ता ही गया। गुरुजी उन दिनों जलंधर में मॉडल टाउन में रहते थे और वो पास में ही मेरा बीएसएफ का कैंपस था। वहां से अक्सर हम लोग चले जाया करते थे। उस समय गुरुजी के कोई समय का बंधन नहीं था, किसी भी समय आप चले जाइए गुरुजी मिल जाते थे और बड़ा अच्छा वातावरण रहता था। एक मुश्किल से 7-8-10 आदमी रहते थे क्योंकि कोई ऐसी संगत ऑर्गेनाइज्ड अभी नहीं शुरू हुई थी उस समय। फिर हम लोग बैठते थे, गुरुजी बड़े प्रेम से मिलते थे, हमेशा लंगर खाने को कहते थे। इस तरह से बार बार हमेशा ये लगता था कि किसी दिव्य पुरुष से हमारा जुड़ाव हो गया है। उसके बाद गुरुजी हमारे घर भी जलंधर में 2 बार आए और बड़े इनफॉर्मली रहते थे। घर जब आते थे तो सबको अंकल आंटी कहते थे, तो कहते थे आंटी अपना मेनू बता देते थे क्या क्या खाना बनाना है। उसी हिसाब से मेरी पत्नी उनके लिए खाना वगैरह बना के तैयार रखती थी और इनफॉर्मल ड्रेस में आते थे। अब शर्ट पैंट में आए, बैठे आधे घंटे 1 घंटे बैठे, खाए वगैरह, उसके बाद चले जाते थे। इस तरह से हम लोग का जुड़ाव होता रहा। 4 साल तो जलंधर में था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग आसाम में हो गई, फिर यूपी में हो गई, तो मैं तो बाहर चला गया। तो बीच में एक लंबा पीरियड ऐसा रहा जब गुरुजी से संपर्क बहुत कम हो गया या यूं कहिए कि संपर्क नहीं रहा। और गुरुजी ऐसे तो गुरुजी बराबर मेरा ध्यान रखते रहे होंगे कि मैं कहाँ गया हूँ। ऐसे पंजाब में भी जब मैं था तो उनका आशीर्वाद बराबर मेरे साथ था और मेरे साथ पंजाब में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी का आशीर्वाद था, तभी मैं ऐसी गंभीर घटनाओं से बराबर बचता गया। एक बार आतंकवादियों ने मेरे लिए एक एम्बुश लगा रखा था बॉर्डर पे। मैं सीमा की चौकियों का निरीक्षण कर रहा था, इंस्पेक्शन पे था और उनको मालूम था कि इस रास्ते ये गए हैं और इसी रास्ते वो लौटेंगे क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा रास्ते हैं भी नहीं। तो जिस रास्ते मैं लौटने वाला था उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अब 45 मिनट 1 घंटे में आईजी साहब लौटेंगे इधर से। तो उन्होंने वहीं पे एक डिच कम बंद होता है, वहीं पे एक जल्दी से जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद के अपनी LMG वगैरह माउंट कर लिया। यह था कि इधर से आईजी साहब जाएंगे तो इधर से उनको उड़ा दिया जाएगा। तो मेरा इंस्पेक्शन प्रोग्राम जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था और करा के मैं, ये खेमकरन सेक्टर था, उधर मैं उधर ही से लौटने वाला था। पर जब लौट रहा था तो उस समय तक काफी देर हो गई थी। हम लोग जीप पे बैठे थे, कमांडेंट जो थे भगत सिंह वो जीप चला रहे थे, मैं उनके बगल में बैठा था। तो भगत सिंह ने कहा कि सर देर हो गई है, एक शॉर्टकट है, उधर से ले लें गाड़ी, वो रास्ता अभी ठीक नहीं है थोड़ा, पर उधर से ले लें कहिए। तो मैंने कहा भाई देखो यहाँ के रास्ते तुम ही जानते हो, ले चलो जिधर से चाहो ले चलो, मुझे कुछ नहीं करना। तो उन्होंने वो शॉर्टकट ले लिया। शॉर्टकट जो ले लिया तो जिस रास्ते में आतंकवादी मेरा इंतजार कर रहे थे वो तो इंतजार ही करते रह गए और हम लोग दूसरे रास्ते से चले गए। तो ये मैं समझता हूँ गुरुजी की ही कृपा थी कि हमको उधर से नहीं जाने दिया कि भाई उधर से जाने में खतरा है, और दूसरी तरफ से मुझे ले गए और इस तरह से मैं उस एम्बुश से बच गया। बाद में फिर आतंकवादियों ने, एक हमारे पंजाब की पुलिस से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि साहब आतंकवादी आपके घर पे रॉकेट का अटैक करेंगे और आपके बच्चों को किडनैप कर लेंगे। अब मैं अपनी तो सुरक्षा कर सकता था पर बच्चों के लिए मुझे चिंता थी कि बच्चा, एक बेटा तो मेरा धौलपुर में राजस्थान में था और एक बेटा बेंगलोर में था। धौलपुर वाला तो खैर IPS आ गया था, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं थी कि वो अपनी सुरक्षा कर लेगा, पर बेंगलोर वाले के लिए चिंता थी। तो फिर मैंने कमिश्नर पुलिस बेंगलोर को लिखा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा खतरा है, जरा मेरे बेटे को कोई खतरा हो तो आप जरा उसको बचा लीजिएगा। तो एक बार कुछ हुआ था, कुछ सरदार वगैरह उसके घर के आसपास मंडरा रहे थे, उसने कंट्रोल रूम को फोन किया, फिर वो लोग चले गए थे। पर खैर मुख्य बात यह है कि बच्चों से भी खतरा टल गया और रॉकेट अटैक जो मेरे घर पे होने वाला था वो नहीं हो पाया क्योंकि BSF बड़ी फर्स्ट क्लास फोर्स है। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि मतलब पेरीमीटर के से करीब एक्सटेंडेड पेट्रोलिंग जो किया, तो फिर किसी को मौका नहीं मिला कि हमारे घर पे कोई रॉकेट का अटैक हो सके। इस तरह गुरुजी मेरी पंजाब में भी रक्षा करते रहे और मैं जहां भी रहा मैं समझता हूँ वो मुझे मेरे मूवमेंट ट्रैक करते रहे। और जब मैं घूम फिर के दिल्ली आया डायरेक्टर जनरल BSF होके, तो फिर उन्होंने किसी से कहला भेजा कि DG साहब से कहो कि मैं यहीं पे हूँ आजकल। उन दिनों वो यहीं अंपायर स्टेट में सत्संग करते थे। तो फिर मुझे जब मालूम हुआ तो मैं गया अंपायर स्टेट में, गुरुजी से मिला और फिर बराबर मुलाकात होती रही और फिर रिटायर हो गया। उसके बाद तो गुरुजी का जाना आना और बराबर बढ़ता ही गया। और अंपायर स्टेट में बराबर उन दिनों तो अंपायर स्टेट में जगह थोड़ी थी, पर उस थोड़ी जगह में भी ज्यादा लोग हो जाते थे। तो गुरुजी ने सबका दिन बांध दिया था, कौन किस दिन आएगा, कौन किस दिन आएगा। और ये था कि हफ्ते में 2 दिन तो जाना ही है हम लोग के लिए 2 दिन था। किसी भी 2 दिन हम लोग जा सकते थे। और कभी कभी गुरुजी कहते थे नहीं कल फिर आ जाना, तो 3 दिन हो गया। और खास बात यह है कि जिस दिन गुरुजी के यहाँ जाना रहता था उस दिन घर में सवेरे से ही एक एक्साइटमेंट रहता था, खुशी कि जल्दी से शाम हो जाए और गुरुजी के यहाँ जाना है।
मतलब अच्छा हम लोग तो बड़े हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है, तो हम लोगों को एक्साइटमेंट हो तो वो तो समझ में आता है। मेरे ग्रैंडसन्स जो अमेरिका से आते थे उस समय वो कोई एक 9 साल का रहा होगा, एक 7 साल का रहा होगा। अच्छा अमेरिका में ही बड़े हो रहे थे वो, पर उनको गुरुजी के यहाँ क्या मिलता था मुझे नहीं मालूम, पर वो भी सवेरे से बड़े एक्साइटेड रहते थे कि आज गुरुजी के यहाँ जाना, आज गुरुजी के यहाँ जाना। तो ताज्जुब होता था कि वहाँ कोई खेल तमाशा तो है नहीं, गेम्स भी नहीं है, बस चुपचाप बैठना होता है, फिर भी वो बड़े एक्साइटेड थे। मतलब इस तरह एक बड़ा अच्छा एक माहौल था और बड़े खुशी खुशी हम लोग जाते थे। और उन दिनों चूंकि भीड़ कम थी, अंपायर स्टेट में मतलब करीब 50 60 100 तक पहुंच जाते थे संगत। गुरु जी के यहाँ प्रसाद इतना बढ़ता था कि मतलब आनंद आता था। और मतलब ऐसे तो साधारण हालात में ऐसे इतना प्रसाद खाना ओवर ईटिंग माना जाएगा, पर गुरु जी का प्रसाद सब कुछ अपना पता नहीं कहाँ पचता जाता था। कभी एक बार जलेबी मिल रही है, तो फिर लड्डू मिल रहा है, तो फिर हलवा मिल रहा है, और एक के बाद एक मतलब सब लाइन लगा के खाया। फिर थोड़ी देर बाद फिर अच्छा नया दूसरा प्रसाद आ गया, तो 2 3 प्रसाद मिला, और उसके बाद लंगर जो रोटी और सब्जी है वो तो अलग है। अच्छा गुरु जी के यहाँ जो प्रसाद मिलता था, ये नहीं कि आप थोड़ा सा उठा के उन्होंने 1 2 दे दिया। गुरु जी तो हाथ यूं डालते थे, पूरा हाथ कढ़ाई में बर्तन में यूं डालते थे, हाथ में जितना आवे पूरा हाथ का पूरा निकाल के वो देते थे आपको, तो मजा आता था। और हलवा में मतलब घी टपक रहा है, घी चूता रहता था, और हलवा भी खा रहे हैं, फिर हाथ हाथ पैर में भी मल लिया घी, या सिर में मल लिया कि भाई घी है, उसको कहीं फेंका तो जाएगा नहीं। बड़े एक आनंद का माहौल था गुरु जी के बारे में। ऐसे मैं देखता हूँ कि नई जनरेशन में जिन लोगों ने गुरु जी को नहीं देखा, उनके मन में या उनके दिमाग में बहुत सारी उनके बारे में भ्रांतियां यानी गलत इंप्रेशंस डाले जा रहे हैं। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूँ बड़े मंदिर, तो जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि कौन किधर से आए जाए, पर बीच बीच में कितने सेवादार ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं गुरु जी ऐसा करते थे, देखिए ऐसे मत करिए। मैं जानता हूँ कि गुरु जी ऐसा नहीं कहते थे, पर अब क्या करें, सुन ले, वो तो वहां उन्हीं के हाथ में अथॉरिटी है, वो अपने आप को हुक्म चलाते हैं। गुरु जी देखिए, गुरु जी बुरा मानेंगे, ये मत करिए। गुरु जी के बारे में ये बता दूं, गुरु जी बड़े ही सरल प्रकृति के आदमी थे, बड़े सरल प्रकृति के थे, इतने सरल प्रकृति के और निर्मल हृदय के आदमी थे कि मैं बता नहीं सकता। हालांकि उनके सरल प्रकृति और निर्मल हृदय का बहुत लोग फायदा भी उठाते थे। एक फॉरेन सर्विस के आदमी थे वो, मतलब अजीब अजीब तरीके से कभी कभी बिहेव करते थे, जो बुरा लगता था कि भाई ठीक है कोई सरल प्रकृति के आदमी है, आपको नहीं टोकता, पर इसके माने ये नहीं कि आप लिबर्टीज लीजिए और कुछ ऐसी बातें करिए जो अनुशासन के खिलाफ हो। कुछ लोग ऐसा भी करते थे, पर गुरु जी कभी किसी को माइंड नहीं करते थे। बस सबको उनका ये प्रयास रहता था कि जितने लोग भी संगत में आए सब बड़े रिलैक्स्ड रहें, बड़े आराम से रहें, और किसी के दिमाग में कोई टेंशन न रहे, ये बराबर उनका प्रयास रहता था। और खूब हंसी मजाक भी होता था, गुरु जी को हंसी मजाक बहुत पसंद था। जैसे अब मुझे से हुआ, उन्होंने कुछ बात करना हुआ, पहली बार पूछा या कोई किसी से पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, उसने कहा नोएडा के रहने वाले, तो मैं भी नोएडा के रहने वाला हूँ। तो कहते अच्छा अच्छा नो आइडिया से आ रहे हो, नो आइडिया से आ रहे हो। या कोई ग्रेटर कैलाश का हुआ तो ग्रेटर कैलाश से हो, ओहो गटर कैलाश से आए हो। तो इस तरह से खूब हंसी मजाक करते थे। और बहुत से दंपति आते थे, पति पत्नी आते थे, और जब उनका पैर छूते थे तो वो तुरंत पता नहीं कैसे जान जाते थे। अच्छा तुम्हारी लव मैरिज हुई है आंटी? अब वो आंटी शर्मा जाए, वास्तव में लव मैरिज हुई थी, पर वो आंटी तो पहली बार आई हैं, आंटी अंकल, और उनका लव मैरिज हुई। गुरुजी को कैसे पता चल गया, ये उनको नहीं समझ में आता था। वो एकदम भौचक हो जाते थे कि ये गुरुजी इस तरह की बात कैसे कह रहे हैं। पर यह है कि गुरुजी को पता चल जाता था। कहने का मतलब यह है कि गुरुजी के यहाँ बड़ा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता था, सब लोगों को एट ईज रखते थे, हंसी मजाक करते थे ताकि सब लोग खुश रहें। और कोई खास मौका हो, न्यू ईयर ईव हो या कोई और खास मौका हो, तो मतलब कभी कभी तो कहते थे सबसे डांस करो, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग चलो, सब लोग इकट्ठा, मतलब सामूहिक रूप से, कम्युनिटी रूप, पूरा जितनी संगत थी सारे सब लोग डांस करें। मैं जरा डांस नहीं करता तो अंकल खड़े हो तुम मुझको भी खड़ा करके चलो डांस करो। तो ठीक है, जो कुछ आता है हाथ पैर थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, हो गया, डांस हो गया, तो बड़ा रिलैक्स रहता था। कभी कभी डांस वहां पे इंडिविजुअल डांस परफॉर्मेंस भी होती थी। कुछ लड़कियां थी जो बहुत अच्छा डांस करना जानती थी, तो उनको वो कहते थे कि नहीं आज चलो तुम करो, तो वो बड़े शौक से अपना संगत में करती थी। कहने का मतलब ये है कि बड़ा बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ एक मतलब सत्संग भी होता रहता था। तो बहुत ही मतलब ऐसा आनंद आता था कि मतलब ये लगता था कि संगत चलती ही रहे, जल्दी खत्म ना हो। पर जब लंगर हो जाता था तो फिर उसके बाद गुरु जी की ये ड्रिल थी कि अच्छा तो किसी की तरफ इशारा किया, अच्छा तुम जाओ, फिर किसी को कहा तुम जाओ। कुछ लोग खुद चले जाते थे, कुछ को वो खुद भेज देते थे। हमें याद है हम लोग कहीं जब जाने का टाइम हो तो कहीं इधर उधर छिपते रहे कि भाई कहीं गुरु जी देख लेंगे तो जाने को कह देंगे। ये लगता था कि कितनी भी देर हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ इतना आनंद का अनुभव होता था। और फिर रात को 12 1 बजे 2 बजे तक घर पहुंचते थे, पर ये नहीं लगता था कि देखो आज नींद कैसी पूरी होगी। इतने खुश आते थे कि बस अब उसी में सब कुछ अच्छा लगता था, नींद भी पूरी हो जाती थी। अच्छा कभी कभी तो ऐसा हुआ कि अब जैसे ऐसे मैं तो कम खाने वाला हूँ और थोड़ा ही खाता हूँ, लंगर वगैरह खा लिया। उसके बाद जब लंगर खत्म हो गया तो फिर गुरुजी, उन दिनों अभी बड़ा मंदिर बन रहा था, अभी बना नहीं था, तो वो कहते थे चलो बड़े मंदिर चलेंगे। अच्छा 9-10 बज गया और यहाँ लंगर भी हो चुका है। उसके बाद कहते थे बड़े मंदिर में चलो, तो फिर बड़े मंदिर में गए। फिर गुरुजी का ऐसा इंतजाम रहता था कि वहाँ बड़े मंदिर में गए, वहाँ फिर लंगर लग जाता था। तो हम लोग धीरे से दबी जबान में कहते थे गुरुजी अभी तो लंगर खा के आए हैं, अब किस पेट में लंगर खाएं? नहीं खाओ,
अब वो गुरुजी का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि वो दूसरा लंगर भी खा लिया, वो भी पच जाता था, ये भी पच जाता था। उनको डायबिटीज है, वो जलेबी खा लेते थे, वो भी पच जाता था, कोई नुकसान नहीं होता था। बल्कि कई ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज थी, उनको तो वो खिलाते थे, नहीं नहीं खाओ खाओ, इससे ठीक हो जाओगे, और उनको कभी नुकसान नहीं हुआ और शायद फायदा ही हुआ बाद में। ये अंपायर स्टेट में होता था इस तरह से। और गुरुजी कहते थे कि माड़ा मतलब माड़ा समय आने वाला है, खराब समय आने वाला है, इस तरह की बातें वो अक्सर करते थे। तो अब खैर खराब समय तो आ ही रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो गुरुजी इस बात पे दुख प्रकट करते थे कि बड़ा खराब समय आने वाला है। और एक बार मैं जरा उनसे थोड़ा फ्रैंकली बात करता था। तो मैंने कहा गुरुजी ये बताइए, उन दिनों एक ऐसा समय था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनातनी चल रही थी, और ये था कि भाई कहीं लड़ाई ना हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा? अब गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, उसके बाद कहते हैं दिल्ली के लोग हैं तो इसी लायक कि मतलब यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, सब कुछ नष्ट हो जाए, यहाँ के लोग बहुत गलत कामों में लगे हुए हैं। ऐसे वो कहते थे कि दिल्ली में लोग बड़े सेल्फिश हैं और ये है वो है, मतलब ये उनके मन में रहता था। और यह है कि आशीर्वाद देने में वो कभी किसी को कमी नहीं करते थे। और जैसे एक बार मैंने देखा कि मैं तो यूपी में डीजीपी था बाद में, तो यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी के सब लोगों को जानता हूँ, ज्यादातर लोगों को जानता हूँ। तो एक बार आईएएस ऑफिसर आए थे और उसमें कुछ बड़े भ्रष्ट थे, मतलब जिनके करप्शन की जांच हो चुकी है, स्टेट अखबार में निकल चुका है उनके करप्शन के बारे में। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। वो लोग चले गए तो मैंने कहा, मैंने गुरुजी से थोड़ा सा मतलब निराशा प्रकट करते हुए कहा, गुरुजी आप इतने बेईमान आदमियों को जो इतना हजारों मतलब लाखों करोड़ों खा गए हैं, इनको आप आशीर्वाद क्यों देते हैं? तो गुरुजी ने मुझे समझाया। मुझे पहले तो मुझे अजीब लगा, फिर गुरुजी ने मुझे समझाया, देखो हमारे पास तो जो आएगा हम उसी को आशीर्वाद देंगे। उन्होंने जैसे इस तरह फिर मुझे समझाया, जैसे देखो ईश्वर पानी बरसाता है, तो ये तो नहीं कि अच्छे किसान के खेत में पानी गिरेगा और बुरे किसान के खेत में पानी नहीं गिरेगा। पानी तो सब जगह गिरेगा, सूरज की धूप निकलेगी तो सबको मिलेगी। तो उसमें ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है वो सबको मिलता है, अच्छे हो बुरे हो सबको मिलता है। गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिलता रहा। और गुरुजी के बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा। मैं ये मतलब लोगों से ये कहता हूँ कि देखिए गुरुजी से आप के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब इससे आप गुरुजी के प्रति श्रद्धा और भक्ति होगी तो आपके बहुत सी समस्याओं का निराकरण, उसका समाधान, उसका सोल्यूशन अपने आप होता रहेगा। पर आप गुरुजी के पास इस उद्देश्य से मत जाइए, ये सोच के मत जाइए कि मैं वहां जा रहा हूं और मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार के लिए कभी मत जाइए, हमेशा उनका आशीर्वाद लेने जाइए कि एक महापुरुष के पास आप जा रहे हैं, एक दिव्य आत्मा के पास आप जा रहे हैं, उनके पास आप जाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और एक दिव्य आत्मा का आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज है। उस आशीर्वाद से ही समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाता है और आपके दुख दूर हो जाते हैं। उनसे मांगिए मत कुछ कि मुझे ये दे दीजिए वो दीजिए। बहुत से लोग मतलब अजीब बचकानी हरकतें करते हैं कि मतलब अपनी कार की चाबी ले गए कि कार की चाबी को आशीर्वाद, कार को आशीर्वाद है। ये आप बस गुरु जी के पास जाइए और आशीर्वाद मांगिए। आशीर्वाद मात्र से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कभी ये मत कहिए कि मेरा बिजनेस बढ़ा दीजिए, मेरी बीमारी दूर कर दीजिए और मेरा तरक्की करा दीजिए। स्वार्थ की बातें मत करिए उनसे। गुरु जी से केवल आशीर्वाद मांगिए। एक महापुरुष का, एक दिव्य आत्मा का आशीर्वाद ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। समस्याओं का समाधान तो वो खुद ही करते रहते हैं। उनको जैसे जैसे मालूम होता है, या तो खुद मालूम हो जाता है या बातचीत के दौरान आपने बता दिया। अब जैसे मेरे साथ ही हुआ, एक बार मुझे घुटने का कुछ प्रॉब्लम होने लगा, करीब ऐसा मतलब 12-13 साल पहले की बात है। तो मैं गया ऑर्थोपेडिक के पास। ऑर्थोपेडिक ने मुझे देखा सब कुछ इलाज बताया, फिजियोथेरेपी बताया। फिर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब आप जमीन पे मत बैठिएगा। जमीन पे उन्हें नहीं मालूम था मैं संगत जाता हूँ, कहा जमीन पे मत बैठिएगा, जहां भी बैठना हो आप कुर्सी पे ही बैठिएगा। तो मैं बड़े पेश में पड़ा, क्योंकि इस संगत में तो मैं हमेशा जमीन पे ही बैठता था। हालांकि कुछ लोग कुर्सी बैठते थे, पर मैं तो हमेशा जमीन पे बैठता था। और मैं भगवान के मंदिर में जमीन पे बैठना ही ज्यादा अच्छा समझता हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा, देखिए गुरुजी उन्होंने ऐसा कह दिया कि जमीन पे मत बैठो। मैं जमीन पे बैठा था, उस दिन भी बैठा था कि ठीक है जो दुखेगा तो दुखेगा, मैं तो जमीन में बैठूंगा। तो गुरुजी ने मेरी बात पर सुन ली। मैंने इसलिए कहा कि देखिए गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बैठने में किसी दिन दिक्कत हो जाए और मैं मजबूरी में कुर्सी बैठना पड़े। मैंने इस उद्देश्य से बताया था और कुछ नहीं, ताकि गुरुजी ये ना सोचे कि अभी तो जमीन में बैठा था, कुर्सी पे क्यों बैठ रहा। तो मैं जमीन में ही बैठा था। मैंने कहा गुरुजी देखिए मुझसे ऐसा कहा गया है कि जमीन में मत बैठना। तो गुरुजी ने केवल मेरी बात सुन ली, कुछ कहा कुछ नहीं, पर बस उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। और उसके करीब 12-13 साल हो गए और उसके बाद से मैं तो जमीन में बैठता हूँ और उठता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनकी दया से मेरा घुटना अब साथ दे रहा है। देखिए आशीर्वाद देने की शक्ति ऐसे तो कई तरीके थे। मतलब उनके आशीर्वाद देने एक तरीका और था, जब वो किसी को अपने बदन को छूने देते थे, स्पर्श करने देते थे। गुरुजी की आदत थी, जब हम लोग संगत में बैठे हैं तो किसी न किसी को बुला के कहते थे कि हमारा पैर दबा दो। कभी कभी किसी महिला से भी कहते थे कि पैर दबा दो, या किसी महिला से कह दिया सिर दबा दो। तो पीछे कुछ लोग कानाफूसी करते थे कि देखिए ये औरतों से अपना सिर दबाते हैं, पैर दबाते हैं। मतलब कुछ एडवर्स व्यू लेते थे जो संगत में कुछ लोग हैं। तो गुरुजी को तो पता चल जाता था। तो बाद में फिर हम लोग को ये समझ में आया, थोड़े दिन बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी जब आपको पैर दबाने के लिए बुलाते हैं तो वो ऐसा नहीं कि उनका पैर में कोई तकलीफ है या दुख रहा है कि पैर दबा दो, मालिश कर दो तो ठीक हो जाए, जरा आराम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है।
गुरुजी को जब आपको पैर दबाने के लिए बुलाते हैं तो ये मान के चलिए कि वह आपको अपना बदन छूने की प्रिविलेज दे रहे हैं, और जितने देर आप उनका बदन छुएगा, उनके शरीर को स्पर्श करिएगा, उतने समय ये मान के चलिए कि आप वो गुरुजी आपको अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं या अपना आशीर्वाद बराबर देते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से। अच्छा, पहले मैं तो कभी मैंने जिंदगी में किसी का पैर दबाया नहीं था, तो पहली बार मुझे बुलाया गया तो मुझे जरा अजीब लगा, किसी का पैर दबाने में जा रहा हूँ। तो मेरी पत्नी बड़ा हंसती रही संगत में कि अच्छा आज पैर दबाने को इनको पड़ रहा है, कभी इन्होंने पैर तो किसी का दबाया नहीं है। तो अब चूंकि गुरुजी ने कहा था तो मैं गया दबाने। थोड़ी देर बाद उनका ठीक है बच जाओ। तो मेरे हाथ में गुरुजी के शरीर में, देखिए मैं बता दूं, गुरुजी के शरीर में एक खास फ्रेग्रेंस थी, एक महक थी जो मतलब जिसका एहसास मुझे आज भी होता है। मतलब गुरुजी तो नहीं है, पर जब उनकी महक मुझे लगती है तो मैं समझ जाता हूँ गुरुजी मेरे आसपास हैं या उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। वो महक मैं जान गया, वो महक में कहीं भी हो मैं मिस नहीं कर सकता। तो जब मैं उनका पैर दबा के उठता था तो मेरे दोनों हाथ में खूब फ्रेग्रेंस आ जाती थी, दोनों हाथ में, क्योंकि दोनों हाथ से मैंने उनका पैर छुआ था। तो फिर मैं मतलब जब उनका पैर छू के उठता था तो मैं दोनों हाथ को खूब अपने कान नाक के पास ले जाके खूब मतलब गहरी गहरी सांस लेता था कि उनकी सुगंध और मेरे शरीर में चली जाए, और मेरे पत्नी, मेरे बेटे या पोते जो रहते थे सबको सुनाता था, लो इसको सुन लो, और सबको बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस थी। और उनकी शक्ति तो इतनी थी गुरुजी के पास कि वो बाद में मुझे ये लगने लगा था कि वो किसी को दूर से देख कर केवल अपने नेत्रों की शक्ति से उतने से ही वो कल्याण कर देते थे। आपको पास जाने की जरूरत भी नहीं, वो उनको आपको कुछ या ना बताने की जरूरत है, ना उन्हें कुछ कहने की जरूरत है, वो अपने नेत्रों की शक्ति से ही, पता नहीं क्या शक्ति थी, बस ऐसे देखते थे कि उतने में ही आपका कल्याण हो जाता था। और कहीं आप कहीं दूर दराज में हो, कहीं मतलब आप उनके दृष्टि से दूर हो तो भी आपका कल्याण वो कैसे कब कैसे कर देंगे कोई ठिकाना नहीं। एक बात और मैं बता दूं जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को बहुत शुरू से देखा, 1988 से देख रहा हूँ, यानी 88 से 18 साल उधर हो गया, 18 साल इधर, 38 ईयर्स। और तो इसलिए मैंने गुरुजी को काफी पास से देखा है। बहुत से लोग गुरुजी के बारे में मतलब ऐसी बातें करते हैं जैसा लगता है कि बस गुरुजी के सबसे बड़े सेवक या सबसे बड़े मतलब श्रद्धालु वही हैं। कुछ लोग बहुत डींग मारते हैं कि मैंने गुरुजी को रोज सपने में आते हैं, फलाना। ये बात मैं समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें लोग क्यों करते हैं। तो इस तरह की मतलब इस तरह की जो बातें जब कोई बहुत बढ़ा चढ़ा करता है तो उससे भी जरा सा बचने की जरूरत है। गुरुजी देखे सपने में मेरे भी आते हैं, पर कभी 3 महीने में आ गए, कभी 4 महीने में आ गए, कभी पता नहीं 6 महीने में आ गए, पर सपने में आते जरूर हैं। पर ये कहना कि भाई रोज आते हैं या हर हफ्ते आते हैं, ये मुझे बात जरा ज्यादा जमती नहीं है। हैरत तो उस दिन हुई जब मैं एक संगत में बैठा था और एक महिला आई संगत करने, और वो कह रही कि अभी मेरे बगल से सांप चल के आया और मेरे पास यहाँ तक पहुंच गया। अरे भाई हम सब लोग वही बैठे हैं, कहाँ सांप आया, कहाँ क्या हुआ। तो मतलब तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कहने का मतलब एक बहुत से लोग जो संगत करते हैं आजकल, सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब इस तरह की बातें लोग क्यों करते हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन पे गुरु जी की कृपा थी। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि गुरु जी की मेरे पर बहुत, मैं उनका वीआईपी चेला था, मैं ये भी नहीं कहूंगा। ठीक है, गुरु जी की मेरे पर कृपा थी, बस मैं इतना ही कहूंगा। और कृपा आज भी है, ये इसका मुझे एहसास होता है, बस मैं इतना ही कहूंगा। और ऐसे कितने 100 होंगे, 1000 होंगे, मुझे नहीं मालूम। गुरु जी की फॉलोइंग इंटरनेशनल है और जगह जगह लोग फैले हुए हैं जो जिन पर उनकी कृपा है। और कृपा ये भी मान के चलिए कि कृपा उसी प्रोपोर्शन में होती है जिस प्रोपोर्शन में आप के आचार विचार और व्यवहार पवित्र है। ये भी मान के चलिए, आपका मन शुद्ध है, आपका शरीर शुद्ध है, आपकी सोच पवित्र है, उतने ही आपको कृपा, गुरु जी की कृपा मिलेगी। ये मान के चलिए। आप चाहे कि आप गलत रास्ते में भी चलते रहें और गुरु जी की कृपा भी आपको मिलती रहे, तो देखिए ये तो नहीं होगा। मेरा ये सोचना है तो गुरु जी की कृपा आपको मिलेगी और जितना ही आपका जीवन शुद्ध होगा उतनी ही अधिक मिलेगी। ये मान के चलिए। कुछ बातें मैं ज्यादा खोल के नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कुछ चीजें जो दूसरे लोगों को शायद बहुत लंबी साधना से, बहुत लंबी तपस्या से मिलती होंगी, मुझको गुरुजी ने बस ऐसे ही दे दिया, बड़ी आसानी से दे दिया। और मुझे ताज्जुब होता है कि ये शक्ति मेरे पास कैसे आ गई। और ये गुरु जी कृपा है, मैं ये और कुछ नहीं कहूंगा। गुरु कृपा से बहुत सी चीजें सुगम हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। और जिस चीज के लिए और लोग मतलब बड़ी तपस्या करेंगे, हठ योग करेंगे और क्या क्या करेंगे, वो गुरु जी कृपा से आपने देखा कि स्वतः आपके पास हो गया, आपको मिल गया। तो ये मतलब गुरु जी कृपा भी कोई ऐसे मतलब कहाँ मिलती है, किसको मिलती है, इसके बारे में भी उनके भी अपने नियम हैं और उस नियम के अनुसार ही वो कृपा आपको देते हैं। मेरे ऊपर तो शायद मेरे व्यक्तिगत अनुभव की अगर बात कही जाए तो कुछ मतलब एक आध कहानियां ऐसी हैं जो कभी मैं जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। ऐसे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अब तो मैं 80 के ऊपर चला गया हूँ, 84 हो गया हूँ, पर स्वास्थ्य ठीक रहता है। और मैं यूएस जाता था तो कभी अपना इंश्योरेंस कराता था, कभी नहीं कराता था। मैंने सिर्फ बार बार ये, अच्छा मैं अक्सर हर साल कुछ जब 9/11 के पहले तो मैं करीब करीब हर साल जाता था वो टेररिज्म पे लेक्चर देने, कहीं और कोई सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पे किसी न किसी थिंक टैंक से या यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने।
तो मैंने देखा कि भाई बार बार ये इंश्योरेंस का पैसा जाता है, तो मैं 2011 में जब गया तो मैंने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया, बेकार पैसा जाता है, हवाई जहाज का पैसा जाता है, फिर ये भी जाता है। तो अपनी पत्नी का करा लिया क्योंकि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना मेरा था। पर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ 2011 की यात्रा में लौटते समय, लौटने के ठीक पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसने मेरे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी। ये था कि 4 जुलाई को ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है और मुझे ये था कि हम लोग सिंसिनाटी में रहते थे। बेटे ने कहा कि पापा चलिए 2 जुलाई को वहाँ शिकागो चलेंगे, वहाँ आप ये इंडिपेंडेंस डे परेड देखिएगा, उसके बाद 5 तारीख को फ्लाइट पकड़ के आप इंडिया चले जाइएगा। ये हमारा प्रोग्राम था। तो फिर हम लोग यहाँ शिकागो आ गए, 2 तारीख को आ गए। पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे 2 या 3 को मेरी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब इतनी हो गई कि मेरा अपने शरीर पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया और मैं ब्लैंक लुक देने लगा। और ऐसा मेरे बेटे को ऐसा लगा कि पापा पहचान नहीं रहे हैं, और हमारी बोली भी, कुछ स्पीच भी लड़खड़ाने लगी। तो बेटे ने घबरा के फिर मुझे शिकागो में एक हॉस्पिटल था, वहाँ मुझे एडमिट करा दिया। अच्छा, मेरी हालत बिगड़ती गई और मतलब डॉक्टर्स भी परेशान थे कि हो क्या गया। जो हुआ था वो तो उसका एक अलग किस्सा है, मैं आप लोग किस्सा बहुत लंबा हो जाएगा, पर आपको समझाने के लिए बस ये समझ लीजिए कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स मतलब 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट ने मुझे देखा और फिर मुझे कहा, ये डायग्नोज किया कि इनको वायरल एंसेफेलाइटिस हो गई है। और ये वायरल एंसेफेलाइटिस उनके हिसाब से 50% केसेस में ठीक होती है, 50% में नहीं ठीक होती, और जब नहीं ठीक होती है तो एक परमानेंट डिसेबिलिटी लेके आदमी जाता है कोई ना कोई। तो अब मेरे परिवार के लोग बहुत चिंतित थे, सारे टेस्ट होते गए और मतलब तबीयत ठीक ना हो। और उन 2-3 दिनों का देखिए मेरी मेमोरी लॉस हो गया था, मेमोरी भी मेरी चली गई, मैं अपनी पत्नी तक को नहीं पहचान रहा था, एकदम स्वस्थ था और एकदम से मेरी तबीयत खराब हो गई। तो 2-3 दिन तक मेरा इलाज होता रहा और सब लोग बड़े परेशान कि पापा कल तक, मतलब 2 दिन पहले एकदम ठीक थे, एकदम से इन्हें हो क्या गया। वो बीमारी तो एक बहाना था कुछ और। खैर, अब वहां तो बीमारी ही लोग समझ रहे थे कि बीमार हो गए। तो मतलब सारे टेस्ट सुबह से शाम तक, टेस्ट के बाद टेस्ट वगैरह होता रहा। और फिर ये हुआ कि नई बीमारी है। फिर डॉक्टर्स लोग, जब हमारे यहाँ डॉक्टर सुबह शाम राउंड लगाते थे तो 5-6 असिस्टेंट्स को लेके आते थे कि दिस इज ए पेक्यूलियर केस एंड ए डिफिकल्ट केस। तो अच्छा, उन लोगों को मालूम हो गया था कि ये कोई मतलब इंडिया से आए हैं और कोई वहाँ बहुत सीनियर ऑफिसर थे, अब यहाँ आए हैं और इनकी ऐसी तबीयत हो गई। तो अब ये इसी तरह दिन बीत रहे थे। जुलाई का तारीख थी और पर हमारे घर के लोगों को ये विश्वास था कि अब गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है 7 तारीख को। और 7 तारीख यानी ये कहिए कि 6/7 की रात से 12 बजे रात से गुरुजी का जन्मदिन का दिन शुरू हो जाता है। तो जिस समय वहाँ मतलब 12 बजे रात होगी, वहाँ यहाँ 11 बजे, यहाँ कुछ 10-11 घंटे का फर्क था। तो मैं 6 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ, जबकि हिंदुस्तान में, मैं 6 तारीख की दोपहर की बात अमेरिका की बता रहा हूँ, जबकि हिंदुस्तान में आधी रात होने वाली थी। उस समय मैं खाना खा के सो गया। अच्छा, ये लोग गुरुजी की सब लोग प्रार्थना कर ही रहे थे, गुरुजी आपकी ही कृपा हो तभी ठीक होंगे, पता नहीं पापा को क्या हो गया। तो मैं दोपहर में खाना मुझे खिलाया गया, उसके बाद मैं सो गया। सो के जब मैं उठा हूँ, या सो के उठने के बाद छोड़ दीजिए, पहले मैं उस दिन मुझे एक सपना आया। सपना जो आया तो मैंने ये देखा कि मैं एक बड़े से हॉल में बैठा हूँ और सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे ओम शब्द लिखा हुआ है। और वो ओम शब्द केवल लिखा ही नहीं हुआ है, बल्कि वो इट्स अ डैजलिंग ओम, मतलब चमक रहा है। और उस ओम को देख के मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। और मतलब उस समय जो मैं खुशी का अनुभव कर रहा था, बस ये समझ लीजिए कि एक नैसर्गिक खुशी। और वो सपना देख के जब मैं उठता हूँ तो मालूम हुआ कि मेरी तबीयत तो एकदम ठीक हो गई और मैं एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ। तो मेरे बेटे ने देखा कि पापा तो अब ठीक से बात कर रहे हैं। उसने 2-4 सर्चिंग क्वेश्चंस किए, ये मुझे टेस्ट करने लगा कि पापा, अच्छा पापा बताइए, मुझसे पूछने लगा, मैं टेररिज्म पे कई लेक्चर देता था, पापा बताइए सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन था। तो मैंने कहा भाई ऑफ कोर्स ओसामा बिन लादेन। तो फिर उसने कहा अच्छा, ये तो पापा बोल रहे, जवाब दे रहे हैं आप। तो फिर उसने पूछा अच्छा उसको किसने मारा। मैंने कहा नेवी सील्स ने मारा, बट व्हाई आर यू आस्किंग मी दीस क्वेश्चंस, फॉर मी दीस क्वेश्चंस एलिमेंट्री। नहीं पापा ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा मुझे तो इंडिया जाना था आज, मेरी फ्लाइट कब है। उनका पापा आपकी फ्लाइट तो मिस हो गई, आप वो तो आपको 5 को ही जाना था, तो 7 तारीख है, नहीं अभी नहीं, आज तो 6 तारीख है, अभी 6 तारीख की शाम थी वहाँ अमेरिका में। मैंने कहा फ्लाइट मिस हो गई, अरे ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने दाहिने बाएं देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, पलंग वलंग पे हूँ, सब सारा इक्विपमेंट यहाँ पे है, कुछ गड़बड़ है। तब मेरे धीरे धीरे समझ में आया कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद मी और अब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो खैर मैं ठीक हुआ। उसके बाद शाम को जब डॉक्टर्स आए तो ऑल्सो अमेज्ड कि ये हो क्या गया, सुबह तक तो ये कुछ और थे और अभी शाम को एकदम बदल गए। तो उनके किसी एक मुंह से निकला, मुझे याद नहीं किसके मुंह से निकला, कि योर रिकवरी इज अ मिरेकल, कैसे आप रिकवर कर गए। अब जो कुछ हुआ गुरुजी का आशीर्वाद था। मैंने कहा ना आशीर्वाद कब कहाँ मिले, अब उस समय तक गुरुजी का निर्वाण हो चुका था।
पर यह है कि उन सब लोगों ने ये कहा कि गुरुजी देखिए ऐसी तबीयत हो गई है। गुरुजी की तक आवाज पहुंच गई और गुरुजी की कृपा से ही जो कुछ हुआ और मैं एकदम ठीक हुआ। एंड देन आई इंसिस्टेड दैट आई शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। तो डॉक्टर्स ने भी दूसरे दिन मुझे छोड़ दिया। फिर मैं सिंसिनाटी लौटा और उसके बाद कुछ पोस्ट ट्रीटमेंट वगैरह कुछ और था वो लिया मैंने, उसके बाद चला आया। तो मतलब एक तरह से यूं कहिए कि मैं मौत के दरवाजे तक पहुंच के गुरुजी ने मुझे वापस बुला लिया कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम कहाँ इतनी जल्दी नहीं जाओगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। जय गुरु जी।